कल के दिन जिस तरीके से मार्केट में हमको जो है हरियाली नज़र आई थी यूएस के मार्केट में, तो यूएस के मार्केट को देख करके लग रहा था कि शायद इंडियन मार्केट में भी आपको अच्छी खासी जो उम्मीदें हैं वो नज़र आ सकती है। और अगर आप देखो तो डॉ जोन्स जिस तरीके से पॉजिटिव में है 5 दिनों के हिसाब से, वैसे ही आज हमको हमारा जो बाजार है इंडियन मार्केट वो भी पॉजिटिव में नज़र आया है। और निफ्टी भी आज अगर हम देखें तो यहाँ पे 0.89% के आसपास के जंप में दिखाई देगा। लेकिन की बात करें तो कोई खास राहत हमको उतनी बड़ी भी नज़र नहीं आती। अगर आप देखोगे तो अभी भी जो दबाव है, माहौल जो देखा जाए तो वो हमको देखा जाए तो दबाव काफ़ी हद तक जो चीज़ें मार्केट में पॉजिटिव इंपैक्ट डाल सकती थी उस तरीके से रिजल्ट हमको नहीं देखने को मिलते हैं। अगर आप देखो तो इंडिया की वजह से जो रिटेल इन्फ्लेशन यानी कि जो महंगाई जो बढ़ी है वो अगर आप देखो तो 6.52% के आसपास है। जनवरी के डेटा के हिसाब से देखें तो अभी फरवरी के मंथ में डेटा आ चुका है जनवरी का, और इसमें जो होलसेल प्राइस इंडेक्स जिसको WPI बोलते हैं, इसका जो इन्फ्लेशन है आप देख सकते हो 24 मंथ्स लो पे है, 4.73% के आसपास जनवरी में देखने को मिलता है। वहीं वीट प्राइस की बात करें तो इसमें भी अगर आप देखो तो इन्फ्लेशन के चलते यहाँ पे जो हाई देखने को मिल रहा है वो 16.12% के आसपास जनवरी मंथ का डेटा नजर आता है। तो ऐसे में बात करें तो यहाँ पे जो है काफ़ी सारी हलचल बाजार में मची हुई थी, और इसके चलते बात करें तो यहाँ पे जो यूएस का इन्फ्लेशन डेटा है इस पर भी नज़रें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर की बनी हुई है। और एनालिसिस्ट का मानना है कि यहाँ पे जो रेट हाइक हो सकता है इंडिया के अंदर, जो उम्मीदें थी उस हिसाब से बात करें तो यह बोला जा रहा है कि यहाँ पे 25 BPS से रेट हाइक जो है हो सकता है जनवरी के हिसाब से बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है। और इन्हीं सब चीज़ों के चलते बाजार में कई बार उथल पुथल भी मच जाती है। कोई अच्छी खबर बताया तो अच्छी बात है, बुरी खबर बताया तो मार्केट लुढ़क भी जाता है। तो मार्केट में टेम्पररी चीज़ें चलती रहती है, हर महीने आपको ये सब डेटा आते रहेंगे, हर 3 महीने में आपके सामने डेटा आएगा, तब बाजार में हलचल रहेगी। बट अगर आपके पास स्टेबल कंपनीज है तो पैसा बना करके आपको आखिरी टाइम में दे ही देती हैं। तो यहाँ पे हम बिना किसी टाइम वेस्ट के यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं बजाज फाइनेंस की, उसके अलावा बात करेंगे और भी दूसरे स्टॉक है। टोटल यहाँ पे जो कंपनी डिस्कस करने वाले हैं मल्टीबैगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से वो 7 कंपनीज़ हैं। ये 7 कंपनीज़ काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन कंपनीज़ है। इन सभी का जो Q3 आया है रिजल्ट वो काफ़ी शानदार आया है। अभी तक हमने जितनी भी कंपनी डिस्कस की है महीने 2 महीने के अंदर, उनमें काफ़ी सारी कंपनी की अर्निंग अच्छी भी आई जनवरी में, कुछ की खराब भी आई फरवरी में। तो यहाँ पे मंथ बेसिस पे भी बात करें तो नेगेटिव इंपैक्ट कई सारी कंपनी में जनवरी फरवरी में हमको नजर आया है। लेकिन इस वीडियो के अंदर जो 7 कंपनी हम बात करेंगे, ये 7 की 7 कंपनी के रिजल्ट Q3 के बेसिस पे काफ़ी बेहतरीन आए हैं और इन्होंने अपने रिजल्ट को काफ़ी अच्छी तरीके से इंप्रूव किया है। अगर हम पिछले 1 साल 2 साल के मुकाबले में बात करें, अपॉर्चुनिटी है उसको समझने की कोशिश करते हैं और Q3 के जो रिजल्ट आए हैं उसके हिसाब से कंपनी के अंदर क्या मौके हैं उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करें बजाज फाइनेंस के बारे में, तो काफ़ी सारे लोग स्प्लिट बोनस जब देखते हैं तो उनको लालच आ जाता है और कभी भी कोई भी खराब कंपनी को पकड़ लेते हैं। बट अगर आपको पता हो कि ये कंपनी ने पहले बोनस दिया है, स्प्लिट दिया है या फिर ये कंपनी भविष्य में दे सकती है, तो ऐसे में आपके लिए कंपनी सिलेक्ट करना उतना ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला पॉइंट नहीं रहेगा। यहाँ पे मार्केट में जब कंपनी अच्छे रिजल्ट लाएगी और कंपनी के अंदर गिरावट रहेगी, अपॉर्चुनिटी समझ में आएगी, तो आप खुद ही खरीदोगे कि मुझे इस कंपनी के अंदर बोनस मिल सकता है, स्प्लिट मिल सकता है, अगर आप उस कंपनी के बारे में अच्छे से समझते हो। तो बजाज फाइनेंस की बात करें तो मार्केट के अंदर इसके बारे में बात करें तो यहाँ पे स्प्लिट भी इसके अंदर मिल चुका है। हम सभी को पता है कि बजाज फिनसर्व ने बोनस भी दिया था, स्प्लिट भी दिया था, वैसा ही सेम बजाज फाइनेंस ने भी किया है। अगर आप पुरानी हिस्ट्री के हिसाब से देखो तो इस कंपनी ने भी स्प्लिट दिया था। और अगर आप देखो तो बजाज फाइनेंस के हिसाब से तो डेट भी आपके सामने बताना चाहूँगा। और यहाँ पे आप देखो सबसे पहले चीज़ तो यहाँ पे बोनस जो दिया है कंपनी ने 1:1 के रेशो में, 1 शेयर के बदले में 1 शेयर का बोनस इसने अपनी हिस्ट्री में दिया बजाज फाइनेंस ने। और साथ में जो स्प्लिट है उसका भी बेनिफिट बजाज फाइनेंस की तरफ से मिला है। अब उसको डेट के हिसाब से देखने जाएँ तो यहाँ पे कंपनी के अंदर देख सकते हो एक्स डेट, रिकॉर्ड डेट। तो यहाँ पे अगर हम बात करें खरीदने की जो लास्ट डेट 8 सितंबर 2016 थी और जो पोर्टफोलियो में ऐड हुआ वो देखा जाए तो यहाँ पे 10 सितंबर 2016 था। तो यहाँ पे 2016 के टाइम पे इस बजाज फाइनेंस ने बोनस प्लस स्प्लिट दोनों का मुनाफा दिया है इन्वेस्टर को, और भविष्य में भी ये कंपनी स्प्लिट या बोनस का मुनाफा दे सकती है। तो ऐसे में इस कंपनी में फोकस रखना तो बहुत ज़ोरदार बन जाता है, मौका बन जाता है, क्योंकि इस कंपनी ने अपने जो Q3 के रिजल्ट है वो भी काफ़ी बेहतर लाए हैं। अभी के टाइम पे बजाज फाइनेंस की कोई खास हमको जो तेज़ी है वो नज़र नहीं आती है और काफ़ी बड़ा दबाव इसके अंदर है। 8000 के लेवल से स्टॉक काफ़ी ज़्यादा नीचे हमको नज़र आता है। मार्केट के अंदर ये 8000 के करीब चले गया था, उसके बाद गिरावट आती है और बाजार में देख सकते हो किस तरीके से स्टॉक क्रैश होता है। और एक बड़ी गिरावट हमको कुछ टाइम के अंदर ही इसके अंदर दिखाई दी थी और लगभग गिरावट के परसेंटेज की बात करें तो ये 20% के आसपास की गिरावट थी अगर आप देखोगे 2022 से 2023 तक। तो बहुत अच्छा पैनिक कंडीशन इसके अंदर बना हुआ था और स्टॉक ने अपने सपोर्ट के आसपास जो है 6000 का सपोर्ट था, इसी के आसपास इस स्टॉक
स्टॉक ने फिर से दोबारा अपना सपोर्ट लिया और यहाँ से जो सपोर्ट बना हुआ था, यहाँ पे 102 बार जो सपोर्ट कंपनी ने लिया था, इसी सपोर्ट से रिकवरी लिया है और फिर से स्टॉक अपने सपोर्ट को यहाँ पे ब्रेक करता हुआ अपने जो रेसिस्टेंस है, ये रेसिस्टेंस के आसपास आपको नजर आएगा कामकाज करता हुआ, जो कि बेसिकली बात की 6,500 के आसपास का रेसिस्टेंस है। तो इसी के नज़दीक आपको स्टॉक फिर से वापसी करता नजर आ रहा है। तो यहाँ पे बजाज फाइनेंस का सपोर्ट था 6,000 का, इस सपोर्ट के आसपास स्टॉक संभलता है, उसके बाद वापस से रिकवरी करने की कोशिश करता है। और ये जो कंपनी है लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखने जाओ तो काफ़ी बेहतरीन रही है। 1,00,000% से बड़े रिटर्न इसने अब तक बना करके दिए हैं पुरानी हिस्ट्री के हिसाब से। और बजाज फाइनेंस एक ऐसी कंपनी है जो लोन तो प्रोवाइड करती है, ईएमआई के बेसिस पे भी अगर आप देखो तो काफ़ी अच्छे ऑप्शन प्रोवाइड करती है, साथ में जो एफडी वगैरह होता है, जो फिक्स डिपॉजिट लोग करवाते हैं, उसमें भी काफ़ी बढ़िया ब्याज देने का काम करती है। अगर आप देखो तो बजाज फाइनेंस का जो दमदार ऑफर है फिक्स डिपॉजिट के बेसिस पे, उसमें और इन्होंने जब अपना एफडी का रेट है उसको इंक्रीज़ कर दिया है और ज़्यादा ब्याज देने की बात कही है जो भी पैसा अगर इनके पास जमा करता है। तो एफडी को लेकर के भी कंपनी हमेशा अट्रैक्शन वाले पॉइंट में रहती है। इसको अट्रैक्टिव पॉइंट अगर हम देखें मेन चीज़ों के हिसाब से, जो अटेंशन क्रिएट करता है बाकी कंपनी के हिसाब से देखें, तो ये हमें बजाज फाइनेंस आपको फर्स्ट नंबर पर नजर आएगी। मार्केट कैप के हिसाब से, साइज के हिसाब से तो बड़ी है ही, साइज के हिसाब से कंपनी के पास स्कीम भी काफ़ी बड़ी है दूसरी जो फाइनेंस कंपनी उसके कंपेयर में देखने जाओगे तो। और इसने हर क्वार्टर की तरह अगर आप देखो तो इस बार भी अपनी रेवेन्यू को बढ़ाया है और साथ में कंपनी का जो इंटरेस्ट, जो ब्याज की कमाई होती है, उसको भी इंक्रीज़ किया। आप देख सकते हो किस तरीके से इंटरेस्ट बढ़ा है और कंपनी का नेट प्रॉफिट भी आपको इंप्रूवमेंट में नजर आएगा, लगातार बढ़ता हुआ। एक साल पहले के हिसाब से देखें तो यहाँ पे 2,973 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रॉफिट था, जो अभी बढ़ा है वो अगर पहले देखो एक साल पहले तो ये 2,125 करोड़ था। तो कंपनी ने नेट प्रॉफिट में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। और साथ ही साथ में लॉन्ग टर्म का भी एक कंपाउंडिंग अनमोल हीरा है जो 48% के आसपास का 10 सालों में कंसिस्टेंट रिटर्न देके दिया है, जो कि कंपाउंडिंग में बात करें तो काफ़ी बड़ी वेल्थ बनाता है। 25%, 30% भी बहुत बड़ी बात है। ये कंपनी तो 48% का जो कंपाउंडिंग का बेनिफिट है वो दी है 10 सालों के अंदर। और शायद यही रीज़न है कि जब भी कोई गिरावट होती तो म्यूचुअल फंड इसके मौके को नहीं छोड़ता। और आप देखो दबाव था और दबाव के टाइम पे मार्केट के अंदर ज़बरदस्ती खरीदारी इसके अंदर की गई है और हर एक म्यूचुअल फंड की बात करें, आप बड़े फंड हाउस की बात करें तो उन्होंने पैसा इस कंपनी के अंदर हर एक डीप में थोड़े थोड़े परसेंटेज के साथ इंक्रीज़ किया है। और इस बार अगर हम देखें तो एक्सेस निफ्टी 50 जो का ETF है इसने भी अपनी इंक्रीजिंग की है यहाँ पे होल्डिंग को। उसके अलावा अगर आप देखो तो SBI के अगर आप देखो आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी फंड है, इसमें भी यहाँ पे आपको स्टेक इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा 2.5% से ज़्यादा का। तो बजाज फाइनेंस के अंदर बात करें तो मार्केट में कंपनी बोनस भी दे चुकी है, स्प्लिट भी दे चुकी है, फ्यूचर में भी कंपनी अच्छे खासे बोनस स्प्लिट का फायदा आपको दे सकती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें दूसरी कंपनी की बेस पे जिन्होंने अच्छे खासे Q3 के रिजल्ट लाए हैं और Q3 के रिजल्ट आने के बाद अच्छे खासे इनमें गिरावट भी है और इस गिरावट का फायदा आप ले सकते हो। कंपनी की Q3 के रिजल्ट भी अच्छे आ गए, फर्स्ट पॉइंट। उसके अलावा कंपनी गिरावट में भी है, आपको डिस्काउंट भी अच्छा मिल रहा है, दोनों चीज़ें अच्छी नजर आ रही है इन कंपनीज के अंदर, उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें बजाज फाइनेंस के बाद तो प्रकाश पाइप लिमिटेड, जिसने अपनी अर्निंग ला ली है और कंपनी के रिजल्ट काफ़ी बेहतरीन रहे हैं। अगर आप देखो तो यहाँ पे प्रिंस पाइप की बात करें या फिर एस्टेल की बात करें, इनके रिजल्ट उतने खास नहीं आए थे, बट अगर आप प्रकाश पाइप के रिजल्ट देखो तो काफ़ी बेहतरीन है। और कंपनी की एंट्री की बात करें तो बाजार में इस स्मॉल कैप की एंट्री हुई थी वो हुई थी 2019 के टाइम पे 94 रुपये के प्राइस पे और आज 160 रुपये के आसपास स्टॉक का प्राइस देखने को मिलेगा। अच्छी खासी तेजी थी, बट जैसे जैसे पाइप सेक्टर में दबाव पड़ा वैसे वैसे इस कंपनी के अंदर भी दबाव आया और मार्केट के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे डेट के हिसाब से चले तो यहाँ पे 2021 से स्टॉक ये भी दबाव में आ गया था और कंटिन्यू गिरावट के बाद अभी भी आपको देखोगे तो ऑल टाइम हाई पे स्टॉक नहीं, डिस्काउंट पे ही अवेलेबल है। तो चलिए देखते हैं कंपनी के रिजल्ट कैसे आए हैं प्रकाश पाइप के। तो यहाँ पे देख सकते हो बेशक कंपनी का जो सेल्स है वो डिक्लाइन हुआ है 2 क्वार्टर के कंपेयर में, यानी कंपनी ने अपने माल को कम बेचा है। लेकिन अगर आप खर्चों की बात करें तो खर्चों भी कंपनी को मेंटेनेंस किया, काफ़ी अच्छा खर्च को अपना कम करती नजर आई है। और इन्हीं सब चीज़ों के चलते कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो भी 11% से बढ़ करके 12% के आसपास, 12% के आसपास आ गया है। और नेट प्रॉफिट भी कंपनी का 13 करोड़ के आसपास आ चुका है। एक साल पहले के प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी के अंदर सिर्फ 11 करोड़ का प्रॉफिट था, ये बढ़ चुका है। तो बेसिकली देखा जाए तो 11 करोड़ से 13 करोड़ के प्रॉफिट में कंपनी वापस आ चुकी है और फिर से वापसी जो अपना इंप्रूवमेंट है वो दिखाना स्टार्ट कर चुकी है। और ऐसे में ईयर बेसिस पे बात करें तो कंपनी का रिजल्ट जहां पे 25 करोड़ था, फिर 36 करोड़ हुआ, फिर 47 करोड़ हुआ, अब कंपनी का रिजल्ट आपको 65 करोड़ के प्रॉफिट में नजर आ रहा है। तो कंपनी के अर्निंग पर शेयर में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ हमको प्रकाश पाइप के रिजल्ट के हिसाब से नजर आती है। तो ऐसे में इंडस्ट्री के हिसाब से बात करें प्लास्टिक प्रोडक्ट में तो यहाँ पे आपको नजर आएगा एस्टेल के भी रिजल्ट उतने खास नहीं आए थे, प्रिंस पाइप के रिजल्ट हमको उतने खास नजर नहीं आए, बट प्रकाश पाइप ने अपने जो रिजल्ट है वो काफ़ी बेहतर लाए हैं। और स्मॉल कैप कैटेगरी का स्टॉक है, इसको लाना जरूरी भी था, नहीं तो ये बहुत बुरी तरीके से नीचे भी आ सकता था। तो यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी के Q3 के रिजल्ट काफ़ी हद तक बेहतरीन देखने को मिलते हैं। तो प्रकाश पाइप के अंदर जो अभी गिरावट आई है और जो काफ़ी टाइम से स्टॉक एक ही लेवल पर अटका हुआ है, तो चाहे तो कुछ क्वांटिटी ऐड करके बेनिफिट भी ले सकते हैं, बट कंपनी का मार्केट कैप कम बहुत छोटा है तो आपको छोटा सा ही रिस्क लेना चाहिए। 1000-2000 के हिसाब से बड़ा पैसा बिल्कुल भी नहीं लगाना है। एस्टेल आपके लिए बड़े पैसे के लिए आज भी अवेलेबल है।
उसके बाद जो हमारी अगली कंपनी आती है स्मॉल कैप कैटेगरी कंपनी, इसमें क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यहाँ पे केमिकल इंडस्ट्री से कंपनी बिलोंग करती है। और इसकी भी अगर हम बात करें तो Q3 का रिजल्ट इसका भी बेहतरीन आया और ये कंपनी भी अभी आपको मौके दे रही है, गिरावट भी है प्लस कंपनी के रिजल्ट भी काफ़ी बेहतरीन आए हैं। अगर आप देखो तो इसकी जो लिस्टिंग हुई थी बाजार के अंदर वो अगर आप देखा जाए तो यहाँ पे 2021 के टाइम पे लिस्ट हुआ था 1635 रुपये के प्राइस से, तब से अब तक 11% की गिरावट में है। और इसके जो रिजल्ट है वो लगातार नेगेटिव आ रहे थे, बट अभी फिर से कंपनी के रिजल्ट हमको Q3 में काफ़ी अच्छी तेज़ी के साथ नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे अगर हम सेल्स की बात करें तो कंपनी का सेल्स 248 करोड़ से घट करके 237 करोड़ हो चुका है। लोगों को लगेगा कंपनी की बिकवाली कम हुई है, कंपनी ने माल कम बेचा तो कहाँ से प्रॉफिट निकालेगी, लेकिन अगर आप देखो तो यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो, कंपनी ने खर्चे को भी कम किया है। और इन्हीं सब चीज़ों के चलते कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो 39% से 46% के आसपास आ चुका है। और नेट प्रॉफिट भी कंपनी का 84 करोड़ के आसपास आ चुका है। एक साल पहले अगर हम बात करें तो 58 करोड़ का कंपनी प्रॉफिट निकाल रही थी और ये प्रॉफिट बढ़ करके अभी के टाइम पे अब 84 करोड़ पे आ गया है। तो कंपनी के प्रॉफिट में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ हमको नज़र आती है। और इसके अंदर प्रमोटर भी आपको 78% के आसपास स्ट्रॉन्ग नजर आएंगे। एफआईएस भी अच्छे खासा स्टेक को जो है इंक्रीज करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप चाहो तो क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे भी Q3 के बेस पे नजर रख सकते हो। कंपनी ने लॉन्ग टर्म का भी जो डेटा है वो रिजल्ट के बेस पे अच्छा पेश किया है और साथ में गिरावट भी है। तो आप चाहो तो ऐसी कंपनीज पे जो है कुछ अमाउंट लगाने के सोच सकते हो। जब भी आपके पास कैश आता है या फिर है तो आपको दिमाग इन कंपनीज पर जरूर ध्यान देना चाहिए, लगाना जरूर चाहिए दिमाग। इसके बाद हमारा एक और आता है स्मॉल कैप कैटेगरी का स्टॉक ई मुद्रा लिमिटेड। अभी तक हमने बात की सबसे बड़ी कंपनी में तो यहाँ पे बजाज फाइनेंस था। उसके बाद जितनी भी कंपनी हम डिस्कस कर रहे हैं ये सारी की सारी स्मॉल कैप और मिड कैप कैटेगरी कंपनी है। ई मुद्रा लिमिटेड की बात करें तो इन कंपनीज के अंदर रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा है, बट कंपनी फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि आज ये कंपनी भले ही छोटी है पर आगे चल के यहाँ पे आगे बड़ी भी बनेगी, लेकिन इस छोटेपन में रिस्क भी होता है। तो इस रिस्क को भी आपको समझना पड़ेगा। बड़ी जो कंपनी होती है उसके अंदर जो रिस्क होता है वो कम होता है और जो छोटी कंपनी होती है उनके अंदर रिस्क होता है वो ज़्यादा होता है। अब कई बार क्या होता है कि मेरे मुँह से गलती से जो है रिस्क निकल जाता है और रिस्क बोलने की जगह रिस्क ज़्यादा आता है माइंड में। तो प्लीज़ इस चीज़ को आप इग्नोर करें तो बेहतर होगा। कई लोग कमेंट करते हैं कि सर आप जो है रिस्क बोल देते हो और रिस्क बोल देते हो, रिस्क नहीं बोलते। तो उस चीज़ में जो होती गलतियाँ होती है उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो ई मुद्रा लिमिटेड की बात करें तो ये कंपनी डिजिटल सिग्नेचर के बेसिस पे काम करती है और इसकी जो लिस्टिंग हुई थी बाजार के अंदर इस स्मॉल कैप कैटेगरी कंपनी की वो हुई थी जून 2022 के टाइम पे। और तब से लेकर के अब तक इसमें काफ़ी बड़ी गिरावट हो रही थी ऊपरी लेवल से। अभी तक गिरावट की बात करें तो ये जो स्टॉक गिरा है अभी तक टूटा है, जो अगर हम देखें परसेंटेज हिसाब से तो लगभग 30% के आसपास टूटा है। और ऐसे में गिरावट के साथ साथ इस कंपनी के जो Q3 के रिजल्ट है वो भी काफ़ी बेहतर आ चुके हैं। तो चलिए एक बार ई मुद्रा लिमिटेड के रिजल्ट को देखते हैं। उससे पहले अगर आपको फिर से एक बार डिक्लेयर कर दूं तो ई मुद्रा लिमिटेड जो है कंपनी एक लाइसेंस सर्टिफाइंग अथॉरिटी कंपनी है जो कि डिजिटल सिग्नेचर के बेसिस पे जो इंडिया के द्वारा बात करें गवर्नमेंट के हिसाब से कंपनी काम करती है जुड़ करके। और यहाँ पे जो कंपनी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए एक अच्छी खासी गवर्नमेंट से जुड़ी हुई डिजिटल सिग्नेचर पे काम करने वाली एक मोनोपोली या बोल सकते हैं लीडर कंपनी नजर आएगी इंडस्ट्री के DSC के बेसिस पे। इस कंपनी का भी रिजल्ट एक साल पहले 10 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट में था और अभी के टाइम पे कंपनी का प्रॉफिट बढ़ करके 15 करोड़ के आसपास हो गया है। बेशक प्रीवियस क्वार्टर के हिसाब से दबाव है, बट ईयर टू ईयर में अगर हम देखें तो कंपनी के रिजल्ट में इंप्रूवमेंट है। और इन्हीं सब चीज़ों के चलते अगर हम देखते हैं तो कंपनी ने अपने प्रॉफिट को 17 करोड़, 18 करोड़, 25 करोड़, 41 करोड़ और उसके बाद अगर आप देखो तो बढ़ करके 56 करोड़ तक ला दिया है। तो इंप्रूवमेंट कंपनी के प्रॉफिट में काफ़ी ज़्यादा है, प्लस कंपनी गिरावट में भी है। तो ऐसे में Q3 के रिजल्ट को देखते हुए आप चाहो तो इसके बारे में अपना जो डिसीजन है वो स्मार्टली ले सकते हो। और इसके अंदर अगर हम देखें तो बहुत ही छोटी कंपनी है, 2000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप, स्मॉल कैप कैटेगरी कंपनी, बहुत ज़्यादा हाई रिस्की कंपनी है। लेकिन अगर आप देखो उसके कंपेयर में बात करें तो यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड बात करें या डोमेस्टिक मार्केट के जो इन्वेस्टर है उन्होंने भी काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग होल्डिंग रखी है। और देख सकते हो 11% के आसपास की होल्डिंग नजर आएगी, प्रमोटर भी 61% के आसपास है। तो ऐसी कंपनीज जब गिर रही होती है तो ऐसे में आपको फोकस रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद रिजल्ट भी अच्छा है प्लस गिरावट भी अच्छी है। ऐसे वाले पॉइंट में देखें तो Q3 के रिजल्ट के हिसाब से देखें तो इजी ट्रिप प्लानर्स की बात करें तो ये एक ऑनलाइन ट्रैवल टिकटिंग बुकिंग करने वाली बिजनेस कंपनी है। जो देखा जाए तो यहाँ पे अगर आप कोई भी ट्रैवल कर रहे हो और आपको टिकट वगैरह बुक करनी है तो यहाँ पे होटल से लेकर के फ्लाइट से लेकर के हर एक चीज़, बस के लेकर के जो भी टिकट आप बुक करना करते हो सारी प्राइवेट हिसाब से बात करें तो यहाँ पे जो बुक करने वाली एक लीडर कंपनी नजर आती है ट्रैवल के बेसिस पे अगर आप टिकट बुक करते हो तो 5 साल का डेटा देख सकते हो स्क्रीनर के ऊपर के आकर के। स्क्रीनर के ऊपर जब आओगे तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से इसके अंदर परफॉर्मेंस रही है। और प्राइस आप देखो किस तरीके से बढ़ा है। प्राइस कंपनी का पहले अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको बढ़ करके प्राइस नजर आएगा। पहले जो है 15 से 30 रुपए के आसपास था, ये बढ़ते गया और एकदम से 70 रुपए के आसपास आया। उसके बाद अभी गिरावट में आपको 50 रुपए के आसपास नजर आ रहा है। तो मार्केट के अंदर देखा जाए तो गिरावट काफी अच्छी इसके अंदर नजर आती है। स्प्लिट देने या बोनस देने के बाद अगर हम देखें तो अपॉर्चुनिटी कंपनी अच्छी क्रिएट कर रही है, क्योंकि इसका भी जो नेट प्रॉफिट है वो आपको नजर आएगा 31 करोड़ से 45 करोड़ के आसपास क्वार्टरली बेसिस पे तो बढ़ा है। साथ में एक साल पहले सिर्फ 40 करोड़ का प्रॉफिट था। तो कंपनी ने ईयरली बेसिस पे भी कंपनी के प्रॉफिट में काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट और ग्रोथ दिखाई है।
और इसके अंदर भी म्यूचुअल फंड आपको नजर आएगा, अच्छा खासा होल्डिंग रखता है, प्रमोटर भी 75% के आसपास है। और डोमेस्टिक मार्केट की बात करें, हमारे घरेलू बाजार के जो दिग्गज निवेशक है वो भी आपको नजर आएगा, हर एक क्वार्टर में अपना जो स्टेक है वो इंक्रीज करते नजर आएंगे। तो ईज माई ट्रिप पे भी ध्यान दे सकते हो, कंपनी के Q3 भी अच्छे हैं, साथ में गिरावट यानी डिस्काउंट भी काफ़ी अच्छा नजर आता है। उसके बाद है हमारा रूट मोबाइल लिमिटेड। इस कंपनी की बात करें तो मैसेजिंग, वॉइस, ईमेल वगैरह देखें तो इन सब के बेसिस पे कंपनी का कामकाज चलता है। कम्युनिकेशन के बेसिस पे मोबाइल MNO यानी कि मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर के बेस पे कंपनी काम करती है। और रूट मोबाइल के देखा जाए कंपनी की सर्विस तो बहुत शानदार है, फ्यूचर के बेस पे डिजिटल ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी कर रही है और कंपनी के जो रिजल्ट है वो भी काफ़ी बेहतरीन आए हैं। Q3 में काफ़ी बड़ा जंप हमको दिखाई दिया है, बट प्राइस के हिसाब से अभी इसमें करेक्शन है। अगर आप देखो तो ये अपने ऊपरी लेवल से काफ़ी बड़े डिस्काउंट पे अवेलेबल है। ऑलमोस्ट अगर हम देखते हैं तो 46% के आसपास की गिरावट नजर आएगी अक्टूबर 2021 से फरवरी 2023 तक की बात करें तो काफ़ी बड़ा दबाव इसके अंदर आया है, कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं रही है। तो आपको मैं एक बार इसके जो Q3 के रिजल्ट है उसको दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पे देख सकते हो एक साल पहले कंपनी का जो प्रॉफिट था वो 46 करोड़ के आसपास था, जो बढ़कर के अभी के टाइम पे 85 करोड़ के आसपास आ चुका है। और इसके जो प्रीवियस क्वार्टर थे इसमें भी इसमें इंप्रूवमेंट आपको नजर आएगी, 73 करोड़ से बढ़कर के यहाँ पे 85 करोड़ के आसपास है। तो कहीं ना कहीं कंपनी के प्रॉफिट में काफ़ी बड़ा इंप्रूवमेंट आया है। और इसको टोटल अगर हम देखें ईयर टू ईयर के बेसिस पे तो इसमें भी आपको नजर आएगा 170 करोड़ से 276 करोड़ के आसपास कंपनी का जो प्रॉफिट है वो बढ़ता नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं Q3 के रिजल्ट तो अच्छे है ही, साथ में दबाव भी इसके अंदर काफ़ी बड़ा है। और मैंने आपको हमेशा से समझाया है कि कभी भी ऐसी जब कंपनी जिनके अंदर रिजल्ट अच्छे आ रहे हो और दबाव हो तो कभी भी जो म्यूचुअल फंड या बड़ा हमारा घरेलू बाजार का दिग्गज निवेशक होता है वो नहीं छोड़ता। और हमेशा बड़े इन्वेस्टर ऐसी कंपनीज के अंदर अपना जो स्टेक है वो बढ़ा करके रखते हो। इसके अंदर भी देखो 13% के आसपास की एक स्ट्रॉन्ग होल्डिंग रखी हुई है। और ऐसे में अगर हम देखें तो कैंपस एक्टिववेयर भी काफ़ी अच्छी कंपनी है 7th नंबर की। अगर हम बात करें 7 के नंबर पे तो यहाँ पे इस कंपनी के अंदर भी दबाव है, साथ में Q3 भी इसका बहुत अच्छा आया है, इंप्रूवमेंट दिखाई दी है। कैंपस फुटवेयर सेक्टर से बिलोंग करती है कंपनी के। बात करें तो फैंसी बेसिस पे जो शूज़ वगैरह आपको नजर आएंगे, कंपनी जूते वगैरह पे काफ़ी ज़्यादा फेमस है, इसको काफ़ी लोग यूज़ भी करते हैं, फैशन ब्रांड कंपनी का नजर आएगा। और इसकी जो लिस्टिंग हुई थी बाजार के अंदर वो 13 मई 2022 के टाइम पर हुई थी, तब से लेकर के अब तक अच्छी खासी तेजी तो इसके अंदर आई। कुछ टाइम के अंदर स्टॉक एकदम 68-70% के आसपास भागा, लेकिन उसके बाद गिरावट आई और अभी देखो आप तो ये आपको नजर आएगा 26 से 27% की डिस्काउंट पे है। तो गिरावट तो है ही, साथ में इसने Q3 के रिजल्ट भी काफ़ी बेहतर दिखा दिए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक साल पहले दिसंबर 2021 में कंपनी का सेल्स था 434 करोड़ के आसपास, जो बढ़कर के अभी 466 करोड़ हो चुका है 2022 में। कैंपस इसके अंदर रिजल्ट काफ़ी नेगेटिव आ रहे थे और लगातार कंपनी का जो प्रॉफिट है वो घटता जा रहा था। आप देख सकते हो धीरे धीरे गिरावट काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी, लेकिन अभी अगर आप देखो तो कंपनी का जो 15 करोड़ के आसपास प्रॉफिट आ चुका था एक बार फिर से इंप्रूवमेंट में आया है और 48 करोड़ के आसपास आपको जो नेट प्रॉफिट है वो नजर आएगा। और इसके अंदर जो रिजल्ट है वो हमको फ्लैट नजर आते हैं, बहुत बड़ी ग्रोथ तो नहीं है, बट जो कंपनी का 27 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था ये अब वापस से ग्रोथ में आ चुका है। और यहाँ से 60 करोड़ के प्रॉफिट की बात करें तो इस हिसाब से ग्रोथ काफ़ी अच्छी इसमें हमको नजर आती है। 100 करोड़ से ऊपर का कंपनी का प्रॉफिट आ चुका है। तो एकदम 50% डाउन जाने के बाद कंपनी ने फिर से एक बार रिकवरी दिखाई और रिजल्ट में इंप्रूवमेंट लाया। तो हो सकता है कि स्टॉक आपको कम टाइम के अंदर अच्छी खासी ग्रोथ भी दे सकता है और लॉन्ग टर्म में भी ये कंपनी काफ़ी बेहतरीन है। तो ऐसे में आप चाहो तो इन कंपनीज के अंदर भले ही बड़ा अमाउंट नहीं बट छोटे मोटे अमाउंट के साथ ही फोकस रख सकते हो। रिजल्ट भी अच्छे आ गए हैं, साथ में कंपनी डिस्काउंट पे भी अवेलेबल है। तो बड़े इन्वेस्टर के माइंडसेट से अगर आप सोचोगे तो इनके अंदर कुछ ना कुछ तो अपॉर्चुनिटी आपको जरूर समझ में आएगी, अगर आप डीप लेवल पे अगर इन चीज़ों के बारे में एनालिसिस करते हैं तो।